अर्जुन के ताऊजी और ताई जी उस विला में पहुंच गए थे जहां अर्जुन रहता है। और अब वो क्या साजिश करने वाले थे जानेंगे आज के एपिसोड में। दोस्तों, एपिसोड नंबर 21 में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। जैसे ही नौकरों ने सामान रखा, दरवाजा बाहर से बंद किया, कमरे के अंदर का माहौल 180 डिग्री में बदल गया। वो लाचार और रोते हुए माता पिता अचानक किसी शैतान में बदल गए। संतोष ने अपने चेहरे पर लगा वो झूठे आंसुओं का मेकअप एक टिश्यू से साफ किया और उसे डस्टबिन में फेंक दिया। उसके चेहरे पर एक बहुत ही खौफनाक और घिनौनी मुस्कान आ गई। संतोष ने आईने में खुद को देखकर एक कुटिल हंसी के साथ कहा, देखा तुमने नारायण, ये अर्जुन और वो गंवार मीरा कितने बेवकूफ और जज्बाती हैं। मेरे झूठे आंसुओं ने इनके दिल में हमारे लिए खोल दिए दरवाजे। हमें इस किले के अंदर घुसने के लिए किसी सेना की जरूरत नहीं पड़ी। आगे से नारायण ने अपने कुर्ते के बटन खोलकर एक शातारी मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल संतोष, अर्जुन बहुत बड़ा बाहुबली बन सकता था और वो बाहर के गुंडों की हड्डियां तोड़ सकता है, लेकिन वो पूरे खून के परिवार पर कभी शक नहीं करेगा। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उसके बाद संतोष ने कमरे का जायजा लेकर कहा, लेकिन नारायण, तुमने नीचे उस मीरा के परिवार को देखा? वो बूढ़ा अपनी लाठी लेकर ऐसे घूम रहा है जैसे उसका ये गांव है, और वो औरत बिल्कुल नौकरानी जैसी लग रही थी। मुझे तो उनके पास खड़े होने में घिन आ रही है। आगे से नारायण ने अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखकर एक जहरीली आवाज में कहा, थोड़ा सब्र रखो संतोष। हमारा काम अर्जुन को सीधे मारना नहीं है। हमारा काम अर्जुन की इस खुशी को अंदर से दीमक की तरह खाना है। हमें अर्जुन और मीरा के बीच, उन गवार और अर्जुन के बीच ऐसी गलतफहमी की दीवार खड़ी करनी है कि ये लोग खुद एक दूसरे से नफरत करने लगे। ये कहकर नारायण ने अपना फोन निकाला और एक बहुत ही सिक्योर नंबर डायल किया। फोन के उस पार मुंबई के किसी महंगे पॉइंट हाउस में बैठा उसका बेटा पारस अग्निहोत्री। पारस की सर्द फोन पर आवाज गूंजी, हाँ डैड, क्या स्टेटस है? इधर से नारायण ने एक शैतानी हंसी के साथ कहा, "हाँ, काम हो गया बेटा। हम विला नंबर 360 के अंदर आ चुके हैं। ट्रोजन हॉर्स शहर में दाखिल हो चुका है।" दूसरी तरफ से पारस ने फोन पर अपनी वाइन का ग्लास घुमाकर कहा, परफेक्ट, अर्जुन ने मेरे हक पर डाका डाला डैड। उसे इस बात की सजा मिलनी चाहिए। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी वो मीरा और उसका वो गंवार परिवार है। आप लोग आज से ही अपना काम शुरू कर दीजिए। सबसे पहले उस मीरा की माँ यशोदा, ताऊ जी की सेल्फ रिस्पेक्ट पर वार कीजिए। उन्हें एहसास दिलाइए कि वो इस महल के लायक नहीं। जब वो घर में घुटने लगेंगे तो मीरा परेशान होगी, और जब मीरा परेशान होगी तो अर्जुन और मीरा के बीच झगड़े शुरू हो जाएंगे। उसकी ये बात सुनते ही तभी इधर से संतोष ने फोन पास लगाकर जहर उगल कर कहा, तुम चिंता मत करो पारस, उन गवारों को उनकी असली औकात मैं दिखाऊंगी। मैं उस मीरा को इस घर की नौकरानी से भी बदतर महसूस करवाऊंगी। अर्जुन की हंसती खेलती दुनिया अब नर्क बनने वाली है। ये कहकर उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। उसकी ये बात सुनकर उधर से पारस ने अपने प्लान के बारे में बताकर आगे कहा, पापा, मैं बाहर और देशमुख सिंघानिया मिलकर उसके बिजनेस पर वार करेंगे। अंदर से आप काम करना। गेम ऑन डैड। उधर से उनकी इतनी बड़ी प्लानिंग चल रही थी, वहीं कमरे के बाहर विला की शांति वैसी ही थी। कुछ देर बाद मीरा अपने हाथों में एक बहुत ही सुंदर सी चांदी की ट्रे में चाय और नाश्ता लेकर उनके कमरे में आई। मीरा ने बहुत ही इज्जत से वो ट्रे उनके सामने मेज पर रखकर कहा, बड़ी माँ, बड़े पापा, आपकी चाय। संतोष ने तुरंत वो मासूम और प्यारा मुखौटा पहन लिया। उसने बहुत ही प्यार से मीरा के सिर पर हाथ फेर कर कहा, अरे वाह मेरी बच्ची, तुमने अपने कोमल हाथों से हमारे लिए चाय बनाई। लाओ इधर लाओ। ये कहकर संतोष ने चाय का कप उठाया और एक घूंट पिया। लेकिन तभी अचानक संतोष ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसने वो कप वापस ट्रे में बहुत ही हल्के लेकिन दिखावटी तरीके से रख दिया। ये देखकर मीरा ने घबरा कर कहा, क्या हुआ बड़ी माँ, चाय में चीनी कम है क्या? आगे से संतोष ने बहुत ही मीठी लेकिन अंदर से चुभने वाली मुस्कान के साथ कहा, अरे अरे नहीं बेटा, चाय में बहुत अच्छी चीज है, लेकिन बेटा हम लोग अग्निहोत्री परिवार के लोग हैं। हमें सुबह अर्ल ग्रे और ग्रीन टी पीने की आदत है, वो भी बिना दूध की। ये जो कड़क दूध वाली चाय है ना, ये गांव देहात के लोगों को या मजदूरों को अच्छी लगती है। हमारे नाजुक पेट इसे हजम नहीं कर पाते। उसकी बात सुनकर मीरा के चेहरे पर एक पल के लिए शर्मिंदगी छा गई। उसे लगा कि उसने सच में कोई गलती गलती कर दी। उसने इसलिए तुरंत माफी मांग कर कहा, आई एम सो सॉरी बड़ी माँ, मुझे पता नहीं था। मैं अभी जाकर आपके लिए ग्रीन टी बना लाती हूँ।
उसकी यह बात सुनते ही संतोष ने बहुत ही प्यार से लेकिन मीरा को नीचा दिखाकर कहा, अरे कोई बात नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी भी क्या गलती है। तुम तो उसी माहौल में पली बड़ी हो ना। तुम्हारे घर गांव में तो यही सब बनता होगा। धीरे धीरे तुम भी हाई क्लास तौर तरीके सीख जाओगी। आखिर अब तुम अग्निहोत्री खानदान की बहू जो बनने वाली हो, तुम्हें वो अपने पुराने और गंवार तरीके छोड़ने होंगे। ये शब्द बहुत ही मीठे लहजे में कहे गए थे, लेकिन इनका निशाना बहुत सटीक था। वो सीधे सीधे मीरा को गंवार और उसके तौर तरीकों को नीचा दिखा रही थी, लेकिन इतनी चालाकी से कि मीरा उसका विरोध भी न कर पाए। मीरा ने बस सिर झुकाकर कहा, जी बड़ी माँ, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। और वो ट्रे वापस लेकर कमरे से बाहर निकल गई। मीरा के जाते ही संतोष और नारायण ने एक दूसरे की तरफ देखकर एक कुटिल मुस्कान का आदान प्रदान किया। संतोष ने अपनी महंगी साड़ी ठीक करके कहा, पहला वार हो चुका है नारायण। अब इस घर की दीवारों में दरारें पड़ने से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। विला नंबर 360 में अब दो तरह के लोग रह रहे थे। एक वो जो प्यार और सच्चाई के लिए अपनी जान दे सकते थे, और वो दूसरे जो उसी प्यार की पीठ में खंजर घोंपने के लिए अपनी ही औलाद का खून बहाने को तैयार थे। वो पूरा दिन एक अजीब सी गहमा गहमी और दिखावटी पारिवारिक प्यार में गुजर गया। नारायण और संतोष के आने के बाद विला का माहौल पूरी तरह में बदल गया था। यशोदा माँ और ताए जी, जिनका दिल गांव की मिट्टी की तरह साफ और कोमल था, उन्होंने इन दोनों बड़े मेहमानों की आव भगत में अपनी पूरी जान लगा दी। दोपहर के खाने पर यशोदा माँ ने अपने हाथों से तरह तरह के पकवान बनाए थे। संतोष जो अंदर ही अंदर इस गंवार खाने और उनके तौर तरीके से घिन खा रही थी, उसने बहुत ही चालाकी से अपने चेहरे पर एक बहुत मीठी और कृतज्ञ मुस्कान सजा रखी थी। संतोष ने खाने का एक निवाला अपने मुंह में रखकर कहा, अरे भंवरी जी, यशोदा जी, आपके हाथों में तो जादू है। इतने सालों से हम बड़े से महल के उस शेफ्स का वो बेस्वाद खाना खा कर थक गए थे। आज लग रहा है कि हमने सही मायने में घर का खाना खाया है। मेरा तो पेट भर गया, लेकिन नीयत नहीं भरी। उनकी ये बात सुनकर यशोदा माँ सुनकर खुश हो गई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अरे बहन जी, आप तो बस हुक्म कीजिए। आप जो कहेंगी मैं बना दूंगी। आखिर आप हमारे दामाद होने वाले अर्जुन की बड़ी माँ हैं। आपकी सेवा करना तो हमारा धर्म है। उधर नारायण भी ताऊजी के साथ बैठकर उन्हें बहुत ही सम्मान दे रहा था। नारायण जानता था कि राजपूती खून को अगर जीतना है तो उनके गुरूर की तारीफ करनी होगी। इसलिए नारायण ने अपनी प्लेट से नजरें उठाकर कहा, भैरव जी, मैंने शहरों में बहुत से लोग देखे, लेकिन आप जैसा रुतबा और आप जैसी शान किसी में नहीं देखी। अर्जुन बहुत खुश नसीब है कि उसे आप जैसे बड़े बुजुर्गों का समय मिला। उसकी ये बात ताऊजी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्होंने मंद मंद मुस्कुरा कर कहा, अरे नारायण जी, आप तो हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। हम तो सीधे साधे जमींदार लोग हैं, लेकिन हाँ, उसूलों से हम कभी समझौता ना करा। अर्जुन और मीरा दूर इस पूरे नजारे को देख रहे थे। अर्जुन को लग रहा था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अधूरापन, एक भरा पूरा पूरा परिवार आज पूरा हो गया। वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि जिन लोगों को वो भगवान का दर्जा दे रहा है, वो असल में दीमक बनकर उसके इस खूबसूरत महल को अंदर से खोखला करने का काम शुरू कर चुके हैं। पूरा दिन इसी तरह की मीठी बातें, झूठी तारीफ और संतोष के नकली आंसुओं के बीच गुजर गया। अगली सुबह का सूरज एक नई ऊर्जा लेकर आया। आज का दिन मीरा के लिए बड़ा खास था। आज उस खौफनाक किडनैपिंग की घटना, उसके बाद हुई शादी की तैयारी, एक लंबे अंतराल के बाद वो मुंबई मेडिकल कॉलेज जाने वाली थी। मीरा की उस डेब्यू फिल्म के डायरेक्टर नकुल ने कल ही अर्जुन को इन्फॉर्म किया था कि सेट के निर्माण और कुछ टेक्निकल कारणों से फिल्म का शूट 15 दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। मीरा के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर थी। मीरा ने सुबह सुबह आईने के सामने अपने बाल बनाकर अर्जुन से कहा, अच्छा ही हुआ अर्जुन, वैसे भी मेरा सिलेबस बहुत पीछे रह गया था। मेरे थर्ड ईयर के एग्जाम्स आने वाले हैं, और वो किडनैपिंग, फिर तुम्हारी चोट, उसके बाद शूटिंग, और फिर कपिल की शादी के चक्कर में कुछ पढ़ ही नहीं पाई। अब मैं इन 15 दिनों में अपनी मेडिकल की पूरी पढ़ाई का फोकस करूंगी। और तभी अर्जुन ने पीछे आकर मीरा की कमर में अपनी बाहें डाल दी। उसके कंधे पर अपनी ठुड्डी टिकाकर शीशे में देखकर मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं डॉक्टर मीरा। नित्या ने पहले ही सारे अरेंजमेंट्स कर दिए हैं। तुम्हारे जो भी लेक्चर्स मिस हुए, उनके सारे प्रीमियम नोट्स और मुंबई के टॉप प्रोफेसर्स के वीडियो लेक्चर्स तुम्हारे लैपटॉप में सेव कर दिए गए हैं। अगर कोई प्रोफेसर तुम्हें परेशान करे तो बस एक बार मुझे बता देना। उसके बाद सुनकर मीरा ने हंसकर अर्जुन के गाल को हल्का सा खींच कर कहा, हम्म,
तुम ना हर बात में अपनी वो अग्निहोत्री वाली ताकत मत दिखाया करो। मैं अपनी मेहनत से डॉक्टर बनना चाहती हूँ, तुम्हारी बिल्कुल भी सिफारिश से बिल्कुल भी नहीं। और हाँ, आज तुम भी कॉलेज जाओगे और तुमने भी बहुत छुट्टियां मार ली हैं। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, जो हुक्म महारानी जी। इसके बाद नाश्ता करने के बाद दोनों यूनिवर्सिटी के लिए निकल पड़े। अर्जुन ने मीरा को अपनी गाड़ी में मेडिकल डिपार्टमेंट ड्रॉप किया। अर्जुन ने उसको अंगूठा दिखाकर कहा, ऑल द बेस्ट, और याद रखना मैंने शैडो गार्ड्स को आसपास ही रखा है। अगर कोई भी संदिग्ध बात लगे तो मुझे कॉल करना। आगे से मीरा ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया, गाड़ी से बाहर निकल गई। इसके बाद मीरा ने मेडिकल डिपार्टमेंट के उस विशाल गेट के अंदर कदम रखा। अपनी किडनैपिंग के बाद यह पहली बार था जब मीरा कॉलेज आ रही थी। जैसे उसने कैंपस के अंदर कदम रखा, उसके दिमाग में वो डरावना मंजर फ्लैशबैक की तरह घूमने लगा। उस मंजर को याद करते ही मीरा की सांसें एक पल के लिए भारी हो गई। उसके हाथों में हल्का सा कंपन महसूस हुआ। उसने अर्जुन की वो बातें याद आई। उसने मीरा से कहा था, मैं तुम्हारे साथ हूँ मीरा, दुनिया की कोई ताकत मेरी इजाजत के बिना तुम तक नहीं पहुंच सकती। ये शब्द याद आते ही मीरा के चेहरे पर एक गजब का कॉन्फिडेंस आ गया। उसने अपनी कांपती उंगलियों को मुट्ठी में कसा, एक गहरी सांस ली और अपना सिर ऊंचा करके अपने कैंपस के कॉरिडोर की तरफ बढ़ गई। कैंपस में हलचल थी, स्टूडेंट्स इधर उधर भाग रहे थे। मीरा ने एक बहुत ही साधारण लेकिन शालीन सा चिकनकारी का सूट पहना था। उसके चेहरे पर सादगी थी, लेकिन अब वो पहले जैसी डरी और सहमी हुई गांव की लड़की नहीं लग रही थी। उसके चलने के अंदाज में एक गरिमा थी, एक ऐसी गरिमा जो एक बाहुबली अंपायर के होने वाली मालकिन में होती है। हालांकि कॉलेज में कोई भी उसकी असली सच्चाई जानता नहीं था। मीरा सीधे लाइब्रेरी की तरफ जा ही रही थी, जहां उसे अपने एनाटॉमी की क्लास के लिए कुछ किताबें इशू करवानी थी। मीरा लाइब्रेरी की सीढ़ियां चढ़ ही रही थी कि तभी उसके कानों में एक बहुत चुभने वाली कर्कश और जानी पहचानी आवाज पड़ी। एक लड़के ने उसके पास आकर कहा, ओ माय गॉड गर्ल्स, जरा इधर देखो तो, मुंबई मेडिकल कॉलेज का सबसे बड़ा मजाक आखिरकार वापस आ गया। उसकी बात सुनते ही मेरा कदम वहीं रुक गए। उसने अपनी नजरें ऊपर उठाई। सीढ़ियों के ऊपर तीन लड़कियां खड़ी थी। बीच में शालिनी खड़ी थी। यह वही शालिनी थी जो रागिनी की चमची हुआ करती थी। यह वही लड़की थी जिसने कुछ महीने पहले ऑडिटोरियम के पीछे मीरा को अर्जुन और तान्या के बारे में झूठे बात फैलाकर भड़काया था, मीरा को रुला भी दिया था। शालिनी हमेशा से मीरा की सादगी और उसके इंटेलिजेंस से जलती थी। शालिनी ने एक बहुत ही छोटी सी ड्रेस पहनी थी। उसके हाथों में महंगी कॉफी का कप था। रागिनी और तान्या के कॉलेज के जाने के बाद शालिनी खुद को कॉलेज की क्वीन बी समझने लगी थी। शालिनी अपनी सहेली के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरी और बिल्कुल मीरा के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने मीरा को सिर से लेकर पैर तक एक बहुत घृणा भरी अपमानजनक नजर से देखा। शालिनी ने जोर से हंसकर कहा, पूरे कॉरिडोर को सुनाकर ताना मारकर बोली, अरे ये फटेचर फिर से वापस आ गई। हमें तो लगा था कि तुम मुंबई की महंगाई से डरकर हमेशा के लिए बोरिया बिस्तर बांधकर वापस अपने सड़े हुए गांव भाग गई होगी। क्या बात है मीरा, तेरे उस वेटर बॉयफ्रेंड अर्जुन ने कुछ एक्स्ट्रा टिप्स कमा ली क्या, जो ये तू दोबारा इस महंगे कॉलेज में अपनी शक्ल दिखाने आ गई। उसकी बात सुनकर शालिनी जोर की सहेलियां भी जोर जोर से हंसने लगी। तभी शालिनी की एक सहेली ने मीरा के सूट की तरफ इशारा करके कहा, शक्ल तो देखो इसकी, लगता है आज भी किसी सेल से खरीद कर ये चोगा पहन कर आई है। मुझे तो समझ नहीं आता कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से ऐसे झोपड़पट्टी वाले बच्चों को यहाँ एडमिशन देता ही क्यों है, वो अब अपनी स्कॉलरशिप पर। ये लोग हमारी क्लास का पूरा स्टैंडर्ड गिरा देते हैं। ये वही पुरानी शालिनी थी, जो उसके ताने वही पुराने थे। अगर ये कुछ महीने पहले की मीरा होती तो ये बातें सुनकर रोने लगती। वो डर कर अपना सिर झुका लेती और वहां से भाग जाती। उसे लगता कि अमीर लोग हमेशा सही होते हैं और गरीब हमेशा कमजोर। लेकिन आज आज मीरा कोई कमजोर लड़की नहीं थी। वो उस इंसान की मोहब्बत थी जिसने मुंबई के सबसे बड़े माफियाओं को अपने जूतों पर झुका रखा था। उसने गोवा में मौत का वो बहुत करीब से देख लिया था। उसने मुंबई के सबसे बड़े 7 स्टार रेस्टोरेंट में उन लोगों को धक्के खाते देखा था जो आज शालिनी की तरह गुरूर कर रहे थे। इसलिए मीरा के चेहरे पर खौफ या आंसुओं का नामो निशान तक नहीं था। उसने अपनी किताबों को बहुत ही आराम से सीने से लगाया। शालिनी की आंखों में सीधे बिना पलक झपकाए देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी ठंडी और बेबाक शांति थी जिसने शालिनी की हंसी को एक पल में गायब कर दिया। शालिनी ने मीरा की वो ठंडी नजर देखकर थोड़ा असहज महसूस करके अपने दोस्तों से कहा, हंस क्या रही हो तुम लोग। फिर इसने मीरा की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ मीरा, आज रोना नहीं आ रहा, या तेरे पास कोई जवाब नहीं है। वहीं मीरा के होठों पर एक बहुत ही हल्की लेकिन बहुत क्लासी और गरिमापूर्ण मुस्कान आ गई।
मीरा ने बहुत ही शांत लेकिन एक ऐसी कड़क आवाज में रोकर कहा, रोते वो हैं शालिनी जिनकी बातों में सच्चाई हो, जिनका दिल कमजोर हो। और जहां तक बात जवाब की है, तो कीचड़ में पत्थर मारने से सिर्फ अपने कपड़े गंदे होते हैं। तुम्हारी सोच तुम्हारी ड्रेस से भी ज्यादा छोटी है शालिनी। उसकी आवाज में ऐसी शांति थी जो शालिनी के कानों में गूंज गई। उसका ये अंदाज देखकर शालिनी का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने कभी सपने में नहीं सोचा था कि ये गांव की लड़की उसे इस तरह पलट कर जवाब देगी। शालिनी ने चिल्लाकर कहा, हाउ डेयर यू, तेरी औकात क्या है मुझसे ऐसे बात करने की? तो जानती नहीं है मेरे पापा कौन है? मैं मुंबई के टॉप सर्जन की बेटी हूँ। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन आगे से मीरा ने बहुत ही बेपरवाही से कहा, होंगे लेकिन तुम क्या हो? सिर्फ एक बाप के पैसों पर पलने वाली बिग्रेड लड़की, जिसे क्लास का मतलब सिर्फ महंगे ब्रांड्स लगते हैं। तुम मुझे फटीचर कह रही हो ना? मैं तुम्हें एक बात बता दूं शालिनी। मीरा ने एक कदम आगे बढ़ाया। अब वह शालिनी के बिल्कुल चेहरे के पास थी। उसने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखकर कहा, मेरी ये फटीचर से लगने वाली सादगी तुम्हारे इन हजारों के डिजाइनर कपड़ों से बहुत ज्यादा महंगी है, क्योंकि मेरी इस सादगी में संस्कार सम्मान बुना हुआ है, जो बाजार में कभी नहीं बिकता। मीरा ने अपनी उंगली से शालिनी को पीछे हटने का इशारा किया। उसने मुस्कुराकर आगे कहा, और रही बात मेरी और अर्जुन की, तो तुम अपनी चिंता करो शालिनी। अर्जुन क्या है और मैं क्या हूं, ये जिस दिन तुम्हें पता चलेगा, उस दिन शायद तुम्हें इस कॉलेज में छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। अब मेरे रास्ते से हट जाओ। मुझे यहाँ तुम्हारी तरह दूसरों की पंचायत करने का शौक नहीं। मुझे डॉक्टर बनकर इंसानों की जान बचानी है। मीरा की आवाज में वो गुरूर आ गया था जो अर्जुन में था। अपनी बात पूरी करने के बाद मीरा ने अपनी किताबों को ठीक किया और बहुत ही शाही अंदाज में शालिनी को कंधे से हल्का सा साइड करके लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गई। कॉरिडोर में खड़े बाकी स्टूडेंट्स जो तमाशा देख रहे थे, और मीरा का ये सवेज और बेबाक एटीट्यूड देखकर सन रह गए। शालिनी का मुंह अपमान से उतर गया था। उसने गुस्से में अपना कॉफी का कप डस्टबिन में दे मारा। शालिनी ने पीछे से चिल्लाकर कहा, मैं तुझे देख लूंगी मीरा, तूने गलत लड़की से पंगा ले लिया है। लेकिन मीरा ने पलटकर भी नहीं देखा। उसे अब इन छोटी मोटी मक्खियों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने आज अपनी लड़ाई खुद लड़ी थी, बिना अर्जुन के शैडो गार्ड्स की मदद ली। उसे खुद पर गर्व महसूस हो रहा था। जहां एक तरफ मेरा कॉलेज में अपनी नई और निडर पहचान बना रही थी, वहीं दूसरी तरफ विला नंबर 360 के अंदर संतोष और नारायण ने अपना वो खौफनाक और घिनौना ट्रोजन हॉर्स वाला खेल बहुत ही तेजी से खेलना शुरू कर दिया था। सुबह का वक्त था। अर्जुन भी कॉलेज आ चुका था। मीरा की माँ यशोदा किचन में काम कर रही थी। वो अर्जुन के लिए गाजर का हलवा बनाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि अर्जुन ने कल ही उनसे कहा था कि उनके हाथ का बना हलवा बहुत पसंद है। तभी किचन के दरवाजे पर संतोष आकर खड़ी हो गई। संतोष ने एक बहुत ही महंगी जॉर्जेट की साड़ी पहनी थी। उसने अपने चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और हमदर्द होने का नकाब पहन लिया। संतोष ने गहरी सांस लेकर बहुत ही मीठी आवाज में कहा, अरे यशोदा जी, आप सुबह सुबह किचन में क्यों लग गई? इस घर में इतने नौकर चाकर हैं, आप उनसे कहिए ना। आप तो अर्जुन की सांस है, आपकी जगह किचन में नहीं आराम करने की है। उसकी ये बात सुनकर आगे से यशोदा माँ ने अपने पसीने को पल्लू से पोंछकर बहुत ही सादगी से मुस्कुरा कर कहा, अरे बहन जी, कैसी बात कर रही हैं आप? एक माँ के लिए अपने बच्चे के लिए खाना बनाना कोई मेहनत का काम थोड़ी होता है। अर्जुन बेटा कल कह रहा था कि उसे मेरे हाथ का हलवा बहुत पसंद है। नौकरे के बनाए खाने में माँ का स्वाद कहाँ से आएगा? उसकी बात सुनकर संतोष के चेहरे पर एक पल के लिए नफरत की लकीर उभरी, लेकिन उसने तुरंत उसे एक फीकी हंसी में बदल दिया। संतोष धीरे चलकर यशोदा के पास आ गई। उसने हल्के से हंसकर कहा, हाँ सच कह रही हैं आप। ये कहकर वो गैस स्टोव के पास खड़ी हुई। उसने बहुत ही चालाकी से अपने मीठे जहर का पहला घुट पिलाना शुरू किया। संतोष ने बहुत ही मासूमियत से पूछा, यशोदा जी, मुझे आपसे एक बात कहनी थी, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? आगे से यशोदा ने कढ़ाई में चम्मच चलाकर कहा, अरे नहीं नहीं, आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी हैं, आप हुक्म कीजिए। आगे से संतोष ने बहुत ही गहरी और सहानुभूति से भरी सांस लेकर कहा, यशोदा जी देखिए, हम लोग तो शहर के लोग हैं, हमें तो इन सब चीजों की आदत है, लेकिन मुझे ना आपकी बहुत चिंता होती है। उसकी ये बात सुनकर आगे से यशोदा ने थोड़ा कंफ्यूजन में पूछा, मेरी चिंता क्यों? वो थोड़ा हैरान हो गई। संतोष ने अपनी आवाज को और धीमा और जज्बाती करके कहा, देखिए, आप ठहरी गांव की एक बहुत सीधी सादी और स्वाभिमानी औरत, और ये जो हमारा अग्निहोत्री परिवार है ना, ये कोई आम परिवार नहीं है।
यहाँ के तौर तरीके, यहाँ की दुनिया बहुत अलग है। मुझे डर है कि कहीं हमारी इस हाई सोसाइटी के चकाचौंध में आपका वो स्वाभिमान कुचल ना जाए। उसकी यह बात सुनकर यशोदा माँ के हाथ रुक गए। उन्होंने कंफ्यूज होकर पूछा, मैं कुछ समझी नहीं संतोष जी, आप कहना क्या चाहती हैं? आगे से संतोष ने माँ के कंधे पर बहुत ही प्यार से हाथ रखकर कहा, बहन जी, ये जो शहर के लोग होते हैं ना, ये बहुत दिखावेबाज होते हैं। कल को जब अर्जुन और मीरा की शादी होगी, तो मुंबई के बड़े बड़े अरबपति, मंत्री, सेलिब्रिटीज इस घर में आएंगे। वो लोग जब आपको, आपके जेठ जी को इस तरह किचन में काम करते और साधारण कपड़ों में देखेंगे, तो वो लोग आपकी पीठ के पीछे भला बुरा कहेंगे। वो लोग कहेंगे कि अग्निहोत्री एम्पायर के वारिस ने कैसी अनपढ़ और गरीब परिवार की लड़की से शादी कर ली। संतोष को ये शब्द किसी तेजाब की तरह यशोदा के कानों में भरने थे। उनके दिल धक रह गया। गांव के सीधे लोग अपनी इज्जत और स्वाभिमान के लिए जान दे सकते हैं। तभी संतोष ने जहर को और गहरा करके कहा, वो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे यशोदा जी। जब दुनिया आपका मजाक उड़ाएगी तो अर्जुन को भी लोगों के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। आखिर वो इतना बड़ा अरबपति है। कहीं ऐसा ना हो कि फ्यूचर में अर्जुन भी इस बात से परेशान होकर आपसे दूरी बना ले। उसकी बात सुनकर यशोदा का चेहरा पीला पड़ गया। उनकी आंखों में एक अनजाना सा खौफ आ गया। यशोदा की आवाज कांपने लगी। उन्होंने धीरे से कहा, क्या क्या सच में ऐसा होगा? क्या हमारे यहाँ रहने से अर्जुन को शर्मिंदगी होगी? हम तो बस अपनी बच्चों की खुशी के लिए यहाँ। तभी संतोष ने तुरंत बात को संभाल कर झूठी तसल्ली देकर कहा, अरे नहीं नहीं, आप घबराइए मत यशोदा जी। अर्जुन बहुत अच्छा लड़का है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। मैं तो बस एक माँ होने के नाते आपको शहर की कड़वी सच्चाई से वाकिफ करवा रही थी। आप बस ये नौकरों के सामने, बाहर वालों के सामने थोड़ा मेंटेन करके रहा कीजिए। किचन के छोटे मोटे काम छोड़ दीजिए। संतोष ये कहकर किचन से बाहर निकल गई, लेकिन उसने जो काम करना था वो कर दिया था। यशोदा के उस साफ और सुकून भरे दिल में अब एक हीन भावना, डर का वो बीज बो दिया था। यशोदा का हाथ चम्मच से छूट गया। उसे लगने लगा कि वो और उनका परिवार अर्जुन जैसे बड़े आदमी के लायक नहीं। वो इस विला में एक बोझ और शर्मिंदगी का कारण बन सकते हैं। वहीं इधर किचन में यशोदा माँ को तोड़ने के बाद उधर संतोष का पति नारायण अग्निहोत्री अपने काम पर लग गया था। उनका निशाना विला के लॉन में बैठे भैरव सिंह थे। नारायण ने एक बहुत ही कीमती शॉल ओढ़ी थी। वो हाथ में 2 कप महंगी चाय लेकर लॉन में गया। नारायण ने बहुत ही सम्मान के साथ कहा, गुड मॉर्निंग भैरव जी। आगे से ताऊ ने अखबार साइड में रखा और कहा, सुप्रभात नारायण जी, आओ बैठो। उसने इतना ही कहा कि नारायण ताऊ जी के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया और चाय का कप उनकी तरफ बढ़ा दिया। नारायण बहुत अच्छे से जानता था राजपूती खून को कैसे भड़काया जाता है। उन्हें गालियां देकर नहीं, बल्कि उनके झूठे सम्मान को हवा देकर तोड़ा जाता है। नारायण ने चाय की चुस्की लेकर कहा, भैरव जी, मैं कल से आपको देख रहा हूँ। आपके चेहरे पर जो तेज है, आपकी जो ये लाठी है, ये बताते हैं कि आप अपने गांव में बहुत बड़े मुखिया रहे होंगे। आपके एक इशारे पर लोग उठते बैठते होंगे। उसकी ये बात सुनकर ताऊ जी का सीना गर्व से फूल गया। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, हाँ नारायण जी, हमारे गांव में परिवार बहुत बड़ा रुतबा रखता है। लोग हमें हुक्म कहकर बुलाते हैं। हमारी जमीनें हैं, हमारी पंचायत है। तभी आगे से नारायण ने बहुत ही गहरी चाल चलकर कहा, बिल्कुल, ये तो आपकी बातों से झलकता है। लेकिन भैरव जी, मुझे एक बात का अफसोस है। ये कहकर वो ऐसे चुप हो गया जैसे कोई बहुत बड़ी बात हो और कहने की हिम्मत न कर पा रहा हो। तभी ताऊ जी ने हैरान होकर पूछा, किस बात का? आगे से नारायण ने बहुत ही धीमे लेकिन जहरीले स्वर में कहा, यही कि आप जैसे स्वाभिमानी और बड़े मुखिया को आज अपने दामाद के घर में आकर रहना पड़ रहा है। उसकी बात सुनकर ताऊ की भौहें अचानक तन गई। उन्होंने थोड़ा चौंक कर पूछा, मतलब? आगे से नारायण ने बहुत ही हमदर्दी दिखाकर कहा, देखिए भैरव जी, बुरा मत मानिएगा। हमारे अग्निहोत्री परिवार में, या यूं कहें कि हमारे हिंदू समाज में, बेटियों के ससुराल वालों का पानी पीना भी पाप माना जाता है। और आप तो मुंबई में अपने दामाद के घर में रह रहे हैं, यहाँ का अन्न खा रहे हैं। अर्जुन बहुत अमीर है, उसने करोड़ों का विला खरीदा है, लेकिन क्या एक स्वाभिमानी राजपूत पिता को अपने दामाद की दौलत के साय में रहना शोभा देता है? उसकी बात सुनकर ताऊजी का हाथ चाय की कप पर जम गया। नारायण के शब्द सीधे ताऊजी की उस राजपूती इज्जत पर भयंकर हथौड़े की तरह लगे। लेकिन नारायण रुका नहीं। उसने बात को और घुमा कर कहा, मैं तो अर्जुन का बाप समान हूँ।
इसलिए मेरा इस घर में रहना मेरा हक है। लेकिन आप तो लड़की वाले हैं। कल को जब अर्जुन और मीरा की शादी होगी तो समाज के लोग क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि भैरव सिंह ने अपनी बेटी एक करोड़पति को दे दी और खुद उसी के टुकड़ों पर पलने के लिए मुंबई में उसके घर आ गया। उसके बाद ताऊजी के मुंह पर एक दहाड़ लगी। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, नारायण जी। उन्होंने चाय का कप इतनी जोर से मेज पर पटका कि चाय छलक कर बाहर आ गई। उनका चेहरा गुस्से और अपमान की आग में बबूला हो उठा। ताऊजी ने अपनी लाठी को कसकर पकड़कर कहा, आप अपनी जबान को लगाम दीजिए। भैरव सिंह किसी के टुकड़ों पर न पलता। हम यहाँ अर्जुन के बुलाने पर आए हैं, हम कोई भिखारी नास है। उनका गुस्सा देखकर आगे से नारायण ने तुरंत अपने चेहरे पर एक मासूम सा डर लाकर हाथ जोड़कर कहा, अरे अरे शांत हो जाइए भैरव जी। मुझे माफ कर दीजिए, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो बस समाज की बातें कर रहा था। मुझे पता है आप बहुत स्वाभिमानी हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि दुनिया कितनी जालिम है। वो अर्जुन की दौलत देखकर आप पर दामाद की कमाई खाने का इल्जाम लगाएंगे। ये कहकर नारायण ने अपना काम पूरा कर दिया। उसने एक स्वाभिमानी राजपूत के मन में दामाद के एहसान के तले दबने का जो जहर बोना था वो बो दिया था। इसके बाद उसने माफी मांग कर कहा, ओ, मैं माफी चाहता हूँ अगर आपको कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो। और ये कहकर वहां से उठकर चला गया। लॉन में अब ताऊजी अकेले बैठे थे, लेकिन उनके अंदर अब कोई शांति नहीं थी। उनका शरीर गुस्से और एक अजीब सी घुटन से कांपने लगा। नारायण की बातें उनके दिमाग में हथौड़े की तरह बजने लगी थी। दामाद की दौलत पर पलने वाला, टुकड़ों पर पलने वाला। ताऊजी ने अपनी लाठी को इतनी जोर से खींचा कि उनकी लाठियों में जोड़ सफेद पड़ गई। उन्होंने खुद से बड़बड़ा कर कहा, क्या मैं सच में अर्जुन के घर में बोझ हूं? क्या मैं अपने राजपूती उसूलों को भूल गया? ताऊजी के मन में इन करोड़ों के विला को लेकर अब सुरक्षा नहीं, घुटन पैदा होने लगी। वहीं उधर नारायण और संतोष अपने कमरे में वापस लौट आए। दोनों ने एक दूसरे को देखकर शैतानी और विनिंग मुस्कान दी। संतोष ने मुस्कुराकर उससे पूछा, काम हो गया? आगे से नारायण ने वाइन की बोतल उठाई और गिलास में डालकर कहा, पूरी तरह से। इस भैरव सिंह का ईगो मैंने पूरी तरह हट कर दिया। वैसे वो इस घर में चैन से नहीं रह पाएगा। उसे हर वक्त लगेगा कि वो अर्जुन के टुकड़ों पर पल रहा है। बहुत जल्द वो खुद इस घर को छोड़कर वापस गांव जाने की जिद करेगा। उसकी ये बात सुनकर आगे से संतोष ने हंसकर कहा, और मैंने उस यशोदा के दिमाग में भी शर्मिंदगी का जहर बो दिया। अब वो अर्जुन और मीरा के सामने जाने से कतराएगी। जब ये दोनों इस घर में परेशान और दुखी रहने लगेंगे तो वो गवार मीरा भी घुटने लगेगी। तभी नारायण ने वाइन का ग्लास सिप लेकर कहा, और जब मीरा अपने परिवार को अर्जुन के इस रईस घर में अपमानित महसूस करते हुए देखेगी तो अर्जुन से लड़ना शुरू करेगी। अर्जुन जिसे अपने पैसों और अपनी ताकत का घमंड है, वो मीरा की बातों को समझ नहीं पाएगा। दोनों के बीच में गलतफहमियां पैदा होंगी। इसके बाद संतोष ने अपनी आंखें सिकोड़कर बात आगे बढ़ाकर कहा, और फिर उनका यह अटूट प्यार ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। हमारे बेटे पारस का बदला पूरा हो जाएगा। विला नंबर 360। अब वो खुशियों का महल नहीं बचा था। पारस अग्निहोत्री के भेजे हुए ट्रोजन हॉर्स अपना काम बहुत ही सफाई और खामोशी से कर रहे थे। अर्जुन जो बाहर के दुश्मनों से लड़ने के लिए अपनी फौज और बंदूकों के साथ तैयार खड़ा था, उसे इस बात की भनक तक नहीं थी कि उसकी दुनिया उसके अपने ही बेडरूम और लॉन में लूटी जा रही है। इसके बाद दोपहर का वक्त था। विला का विशाल और शानदार डाइनिंग हॉल बिल्कुल शांत था। आमतौर पर इस वक्त मीरा की माँ यशोदा किचन में होती थी, रसोई के नौकरों को निर्देश दे रही होती थी। ताऊ जी डाइनिंग टेबल पर हेड चेयर पर बैठकर बड़े शान से छाछ पी रहे होते थे। लेकिन आज का नजारा बिल्कुल अलग था। किचन में आज यशोदा नहीं थी। वो अपने कमरे में आईने के सामने अपने हाथों को देख रही थी। उनके हाथ, जिन्होंने सालों तक दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर अपनी बेटी को पढ़ाया था, आज अपने ही हाथ खुरदरे और बदसूरत लगने लगे थे। यशोदा के मन में सोचकर उसने अपनी फटी हुई एडियों को अपनी साड़ी से छुपाने की कोशिश करके खुद से कहा, संतोष जी सही कह रही थी। हम गांव के गवार लोग इन अमीर लोगों के बीच एक भद्दे धब्बे की तरह से हैं। अगर कल को अर्जुन के बड़े बड़े दोस्त यहाँ आएंगे तो मुझे देखकर अर्जुन की कितनी शर्मिंदगी होगी। लोग कहेंगे ये नौकरानी अर्जुन की सास है। इस इन भावना ने उस माँ के कॉन्फिडेंस को पूरी तरह से कुचल दिया। उन्होंने तय कर लिया कि वह अर्जुन और मीरा के किसी भी हाई क्लास मेहमान के सामने नहीं जाएंगे। वो खुद को अपने कमरे में कैद कर लेंगी। उधर ताऊ जी की हालात और भी खराब थी। राजपूती कौन और स्वाभिमान, ये दो ऐसी चीजें हैं जिस पर अगर ठेस लग जाए तो इंसान जिंदा लाश बन जाता है। और नारायण के वो शब्द ताऊ जी के कानों में अब तक किसी हथौड़े की तरह बज रहे थे। ये सोच कर कि वो अपने कमरे में चले गए। इसके बाद दोपहर के खाने का वक्त हो गया। जगदीश जी ने आकर
ताऊ जी के कमरे का दरवाजा खटखटा कर कहा, हुकुम, खाना लग गया है, डाइनिंग टेबल पर आपका इंतजार हो रहा है। ताऊ जी जो अपने बिस्तर पर गुमसुम बैठे थे, उन्होंने अपनी लाठी को कसकर पकड़ा। उनकी आंखें लाल थी, लेकिन गुस्से में नहीं बल्कि अपनी लाचारी से। ताऊ जी ने बड़े ही रूखी और भारी आवाज में कहा, मुझे भूख नास है, जगदीश जी मेरा खाना मत लगाइएगा। उनकी ये बात सुनकर आगे से जगदीश ने चिंता जताकर कहा, लेकिन हुकुम, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। जगदीश को डर था कि अर्जुन उसको इस बात के लिए डांटेगा। उसने मीरा के परिवार का ख्याल नहीं रखा। लेकिन आगे से ताऊ जी ने चिल्ला कर कहा, अरे मैंने कह दिया ना, मुझे भूख नास है, जा यहां से। उनकी आवाज से विला की खिड़कियां कांप गई। उनकी यह डरावनी आवाज सुनकर जगदीश घबराकर पीछे हट गया। उसने कभी ताऊ जी को इस तरह चिल्लाकर नहीं देखा था। वही ताऊ जी ने अपना दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद ताऊ जी ने अपनी लाठी को कोने में फेंक कर मन ही मन सोचा, मैं इस घर का एक निवाला भी अपने गले में नीचे न उतारूं। भैरव सिंह मर जाएगा, लेकिन अपनी बेटी और दामाद के टुकड़ों पर न पलेगा। यह महल मेरे लिए एक सोने का पिंजरा बन गया। नारायण और संतोष का पहला वार बिल्कुल सटीक बैठ गया। घर के अंदर की देसी रौनक और पारिवारिक प्यार अब एक खामोश सी और घुटन में बदल चुका था। ऐसे ही टाइम बीता और शाम के 5 बज गए। मीरा मेडिकल कॉलेज से वापस लौटी। आज कॉलेज में उसने शालिनी को करारा जवाब दिया था, इसलिए उसका मूड अच्छा था। वो अकेली ही थी कि अर्जुन ने उसके लिए अलग से गाड़ी भेज दी, क्योंकि उसको अभी बाहर कोई काम था। वो चहकती हुई विला के अंदर दाखिल हुई। उसे लगा कि हमेशा की तरह उसकी माँ दरवाजे पर पानी का गिलास लेकर खड़ी होंगी। ताऊ जी हॉल में बैठकर उसका इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन अंदर घुसते ही उसने देखा हॉल बिल्कुल खाली था। मीरा ने अपने बैग को सोफे पर रखकर आवाज लगाकर कहा, माँ, ताऊ जी। लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आया। जिससे मीरा थोड़ी हैरान हो गई। वो सीधे किचन में गई। सिर्फ नौकर काम कर रहे थे। मीरा ने कुक से पूछा, रामू भैया, माँ कहाँ है? आगे से रामू ने बड़े ही सम्मान भरे स्वर में कहा, मैम वो सुबह से अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। भैरव सर ने भी दोपहर का खाना नहीं खाया। वो भी अपने कमरे में ही हैं। उनकी ये बात सुनकर मीरा की भौहें सिकुड़ गई। उसे लगा शायद दोनों की तबीयत खराब हो गई। या वो तेज कदमों से सीढ़ियां चढ़कर यशोदा माँ के कमरे में गई। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। मीरा ने अंदर झांका तो देखा यशोदा माँ अपने सूटकेस में कुछ पुराने कपड़े जमा कर रही थी। उनकी आंखों में लगातार आंसू भी बह रहे थे। मीरा दौड़कर अंदर गई। उसने अपनी माँ के हाथ से वो कपड़े छीने और पूछा, माँ, माँ क्या हुआ? आप रो क्यों रही है? और ये सूटकेस क्यों निकाल लिया आपने? वहीं उसको देखते ही यशोदा ने एकदम हड़बड़ा उन्हें तुरंत अपने आंसू पोंछे और मुस्कान लाने की नाकाम कोशिश करके कहा, अरे अरे कुछ नहीं बेटा, वो बस मुझे गांव की याद आ रही थी। बहुत दिन हो गए ना यहाँ आए हुए। मेरा अपनी माँ को बहुत अच्छी तरह जानती थी। वो उनके इस झूठे बहाने को तुरंत पकड़ गई। इसलिए मीरा ने अपनी माँ के गालों को थाम कर पूछा, माँ, आप मुझसे झूठ बोल रही हैं? आपकी आंखों में जो दर्द है वो गांव की याद का नहीं। सुबह तो आप बिल्कुल ठीक थी, अब एकदम से क्या हो गया? नौकरों ने कुछ कहा है क्या? उसकी आवाज में चिंता झलक रही थी। लेकिन आगे से यशोदा ने अपनी नजरें चुरा कर कहा, नहीं बेटा, इस घर में तो नौकर बहुत अच्छे हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि मीरा को असली बात कैसे समझाए। तभी मीरा ने चिंतित होकर पूछा, तो फिर क्या बात है माँ? क्या अर्जुन ने? लेकिन इससे पहले वो अपनी बात पूरी कर पाती, यशोदा माँ ने तुरंत उसको बीच में काट कर कहा, अरे नहीं नहीं, अर्जुन बेटा तो देवता है। उसने तो हमें सिर आंखों पर बिठा रखा है। वो कुछ नहीं कह सकता। ये कहकर यशोदा माँ ने मीरा को अपने गले लगा लिया। वो संतोष की जहरीली बातें मीरा को नहीं बता सकती थी, क्योंकि संतोष ने उन्हें शर्मिंदगी का वो चश्मा पहना दिया जिससे उसे सचमुच लगने लगा था कि वो अर्जुन के लायक नहीं। यशोदा माँ ने भारी आवाज में कहा, मेरी बात मान बेटा, हम गांव के लोग हैं। ये शहर और इतने बड़े बड़े महल, ये हमारी दुनिया नहीं है। हम यहाँ बेमेल हैं। मुझे लगता है कि अब हमें गांव में लौट जाना चाहिए। तेरी अर्जुन की शादी तय हो गई, हमारा काम पूरा हो गया। हमारा यहाँ रुकना अब ठीक नहीं है बेटा। मीरा को एक अजीब सा झटका लगा। उसने और ज्यादा चिंतित होकर कहा, माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप अर्जुन को जानती हैं ना? अगर उसे पता चला कि आप लोग वापस जा रहे हैं तो वो पागल हो जाएगा। उसने ये विला खरीदा ही हमारे लिए है। तभी आगे से यशोदा ने उदासी से कहा, यही तो बात है बेटा, वो हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है और हम उसके लिए सिर्फ एक शर्मिंदगी का कारण बनेंगे। तू मेरी बात नहीं समझेगी मीरा। तू बस अपने ताऊजी से बात कर ले। वो भी इस घर में अब घुटन महसूस कर रहे हैं।
उनकी बात सुनकर मीरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो तुरंत अपनी माँ के कमरे से निकली और ताऊ जी के कमरे की तरफ भागी। उसने ताऊ जी के कमरे को खटखटा कर पूछा, ताऊ जी मैं अंदर आऊं? लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई। मीरा ने दरवाजा धक्का देकर खोला। उसने ताऊ जी कमरे में बालकनी में एक लाठी में दोनों हाथों से पकड़े पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े थे। मीरा ने बहुत ही प्यार से उनके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, ताऊ जी आपने दोपहर का खाना क्यों नहीं खाया? आगे से ताऊ जी ने अपने कंधे से हाथ हटा लिया, जैसे मीरा का छूना उन्हें चुभ गया हो। मीरा हैरान रह गई। ताऊ जी ने आज तक मीरा के साथ ऐसा कभी रूखा बर्ताव नहीं किया था। तभी ताऊ जी ने बिना मीरा की तरफ देखे बहुत कठोर और ठंडी आवाज में कहा, मेरा पेट भरा हुआ से। उनका यह बर्ताव देखकर आगे से मीरा ने निराश होकर कहा, ताऊ जी आप मुझसे नाराज हैं क्या? क्या मैंने कोई गलती की? ये कहते हुए मीरा की आंखों में आंसू आ गए। आगे से ताऊ जी ने गहरी सांस ली। उनका राजपूती गुरूर और उनकी लाचारी आपस में लड़ रहे थे। ताऊ जी ने बालकनी में मुंबई की उन ऊंची इमारतों को घूर कर कहा, गलती तेरी ना से छोरी, गलती मेरी से, जो मैं अपनी इज्जत और उसूलों को भूल के अपनी ही बेटी के ससुराल में आकर बैठ गया। मैं एक भिखारी की तरह अपने दामाद का अन्न खा रहा हूं। ये तो हमारे समाज में सबसे बड़ा पाप से। मुझे पाप और ना करना। उसके बात सुनकर मीरा चीख पड़ी। उसने सिसक कर कहा, ये आप क्या कह रहे हैं ताऊ जी? अर्जुन आपका बेटा है। उसने कभी आपको ऐसा महसूस नहीं होने दिया। उसने तो हमेशा आपको भगवान का दर्जा दिया है। तभी आगे से ताऊ जी ने मुड़कर मीरा की आंखों में देखकर कहा, उसने तो कुछ महसूस ना होने दिया बेटी, लेकिन दुनिया तो देखती है ना। उनकी आंखों में एक भयानक दर्द था। उन्होंने एक गहरी सांस लेकर आगे कहा, तेरी होने वाली बड़ी सास और ससुर भी इसी घर में से। वो क्या सोचते होंगे कि ये गंवार बूढ़ा अपनी बेटी के बहाने मुंबई के ऐशो आराम लूट रहे से। मीरा, मुझे मेरे गांव वापस जाना है। मुझे वो मेरी सूखी रोटियां वापस चाहिए, जिसमें कम से कम मेरा स्वाभिमान तो था। ये करोड़ों का विला मेरे किसी काम का ना बेटा। उनकी बात सुनकर मीरा वहीं जमीन पर बैठ गई। उसका दिमाग सुन हो गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि महज 4-5 घंटों के अंदर इस घर की हवा में ऐसा कौन सा जहर घुल गया, जिसने उसके परिवार स्वाभिमान को इस कदर चकनाचूर कर दिया। इसके बाद उसी रात संतोष और नारायण अपने कमरे में बैठे इस पूरे तमाशे का मजा ले रहे थे। उन्हें पता था कि उन्होंने जो बीज बोया था वह पेड़ बन रहा है। अब वक्त था उस पर कुल्हाड़ी मारने का। संतोष ने अपने होठों पर महंगे लिपस्टिक लगाकर नारायण से कहा, आज रात के डिनर पर हमें एक बहुत ही शाही और पारिवारिक माहौल बनाना है नारायण। आज रात मैं उस गंवार परिवार को इस डाइनिंग टेबल पर ऐसा जलील करूंगी कि अर्जुन और मीरा के बीच की वो कच्ची डोरी हमेशा के लिए टूट जाएगी। उसकी ये बात सुनकर आगे से नारायण ने हंसकर कहा, हाँ बिल्कुल, मैंने आज रात के लिए कुछ खास इटालियन और कॉन्टिनेंटल डिशेज बनवाई और डाइनिंग टेबल की सेटिंग बिल्कुल ब्रिटिश स्टाइल की है। देखते हैं वो गांव वाले उस टेबल पर कैसे बैठते हैं। ऐसे ही रात के 8:30 बज गए थे। अर्जुन भी अपनी एक बिजनेस मीटिंग से वापस आ चुका था। वो बहुत थका हुआ था, लेकिन घर आकर मीरा को देखने की उसे बड़ी जल्दी थी। तभी उसके लिविंग रूम में दाखिल होते ही हेड शेफ ने अर्जुन से कहा, डिनर तैयार है सर। उसकी बात सुनते ही अर्जुन अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए चला गया। उसके बाद पूरा परिवार डाइनिंग हॉल में जमा हुआ। लेकिन आज का डाइनिंग हॉल बिल्कुल अलग था। टेबल पर कोई राजस्थानी थाली या कटोरिया नहीं। आज टेबल पर बहुत ही उलझे हुए डिजाइनर छुरी कांटे, वाइन के ग्लास और तरह तरह की प्लेट सजी हुई थी। खाने में लॉबस्टर, कैवियार, ब्लू चीज और कुछ ऐसी अजीबोगरीब विदेशी डिशेज थी जिनका नाम भी यशोदा माँ, ताऊ जी ने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सुना था। अर्जुन टेबल के एक सिरे पर बैठा नारायण और संतोष उनके बिल्कुल बगल बॉस की तरह बैठे थे। मीरा, यशोदा माँ, ताऊ जी टेबल के दूसरी तरफ सिकुड़ कर बैठे थे। ताऊ जी का चेहरा गुस्से और घुटन से लाल हो रहा था। यशोदा माँ अपने हाथ छिपा रही थी, कांप रही थी। वहीं ताई जी भी यशोदा माँ और ताऊ जी की हालात देखकर बड़ी परेशान हो रही थी। हालांकि सतीश और नारायण ने ताऊ जी से कुछ नहीं कहा था, क्योंकि वो जानते थे ताई जी के पीछे ही है। जैसा वो करेंगे वैसा ही ताई जी करने वाली थी। तभी अर्जुन ने टेबल को देखकर थोड़ी हैरानी से हेड शेफ की तरफ देखकर पूछा, ये सब क्या है काका? मैंने तो आपसे कहा था कि ताऊ जी के लिए उसकी पसंद का राजस्थानी खाना बनाना। तभी संतोष ने तुरंत बीच में बात काट कर कहा, अरे अर्जुन बेटा, मैंने ही काका को मना किया था। अगर हम एक सब परिवार है ना, मैंने सोचा कि आज हम सब मिलकर फ्रेंच कुजीन एंजॉय करें। और वैसे भी अब मेरा और उसके परिवार को भी तो हमारे हाई क्लास तौर तरीके सीखने होंगे।
कल जब हमारी सोसाइटी के लोग आएंगे तो ये लोग हाथों से तो खाना नहीं खा सकते ना। संतोष के इस वाक्य ने अर्जुन को तो एक बहुत ही केयरिंग और सिखाने वाला अंदाज लगा, लेकिन मीरा, ताऊजी, यशोदा माँ के लिए एक बहुत ही गहरा और अपमानजनक ताना था। तभी नारायण ने अपने हाथ में एक बहुत ही उलझा हुआ सिल्वर का कांटा छुरी उठाकर कहा, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। उनकी ये बात सुनते ही यशोदा माँ ने डर कर प्लेट की तरफ देखा। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि लोबस्टर को काटना कैसे है। उन्होंने घबराहट में अपने हाथों से उसे तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने हाथ से छुआ, संतोष ने बहुत ही झूठी घबराहट के साथ एक हल्का सा शोर मचाकर कहा, ओ माय गॉड यशोदा जी, ये आप क्या कर रही हैं? आप इस महंगे खाने को अपने हाथों से छू रही हैं। छी, इट्स सो अनहाइजेनिक। ये कहकर संतोष ने अपना मुंह ऐसे सिकोड़ा जैसे यशोदा माँ ने कोई बहुत गंदा काम कर दिया। उसकी इस बात के साथ ही पूरे डाइनिंग टेबल में सन्नाटा छा गया। यशोदा माँ के हाथ वहीं जम गए। उनका चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। उन्होंने तुरंत अपना हाथ पीछे खींचकर कहा, मुझे माफ कर दीजिए बहन जी, मुझे ये सब खाना नहीं आता। तब उनकी बात सुनकर आगे से संतोष ने एक जहरीला तीर छोड़कर कहा, अरे तो इसमें शर्मिंदा होने वाली कौन सी बात है? मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग गांव में जमीन पर बैठकर हाथों से रोटी खाने वाले लोग हैं। ये सब आपके बस का नहीं है। ये कहकर उन्होंने घूमकर रामू काका की तरफ देखकर कहा, रामू काका, जाओ यशोदा के लिए अंदर से थोड़ी सी दाल रोटी ले आओ। ये बेचारी ये सब नहीं खा पाएंगी। उनके अपमान भरी बात सुनकर मीना का खून खोल गया। उनकी मुट्ठियां कस गई। उसने देखा कि उसकी माँ की आंखों में एक आंसू टपक कर प्लेट में गिर गया। लेकिन इससे पहले कि मीरा कुछ बोलती, ताऊ जी का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। उन्होंने चिल्लाकर कहा, बस। इतना कहकर ताऊ जी ने अपना भारी हाथ इतनी जोर से डाइनिंग टेबल पर मारा कि सारे क्रिस्टल के गिलास झंझना गए। ये देखकर अर्जुन चौंक गया। उसने हैरानी से पूछा, ताऊ जी क्या हुआ? आगे से ताऊ जी अपनी कुर्सी पर झटके से खड़े हुए। उनका शरीर गुस्से से कांप रहा था। उन्होंने अपनी लाठी उठाई और अर्जुन की आंखों में सीधे देखकर एक ऐसी आवाज में दहाड़े जिसने पूरे विला को कपा दिया। उन्होंने दहाड़ कर कहा, मुझे और मेरे परिवार को इस कुत्ते जैसी इज्जत की कोई जरूरत नहीं है अर्जुन। उनकी बात सुनकर अर्जुन ने हैरान होकर कहा, कुत्तों जैसी इज्जत? आप ये क्या कह रहे हैं ताऊ जी? अर्जुन अपनी जगह से खड़ा हो गया और उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि बात कहाँ बिगड़ गई। तभी ताऊ जी ने संतोष और नारायण की तरफ नफरत भरी नजर डाली और फिर अर्जुन से कहा, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ये तुम्हारा करोड़ों का महल, ये तुम्हारी विदेशी खाने, ये तुम्हारे हाई क्लास रिश्तेदार, ये सब तुम्हें ही मुबारक अर्जुन। तुम अमीर होगे, तुम्हारे पास दुनिया भर की दौलत होगी, लेकिन तुमने आज मेरे और मेरे परिवार के स्वाभिमान को जूते की नोक पर रखा है ना, कि मैं इसे कभी बर्दाश्त ना करूंगा। अर्जुन घबरा गया। उसने सफाई देने की कोशिश करके कहा, लेकिन ताऊ जी मैंने क्या किया है? वो तो बेचारा सच में निर्दोष था, उसने तो कुछ कहा भी नहीं था। लेकिन तभी ताऊ जी ने चिल्लाकर कहा, तूने ना किया, लेकिन इस तेरी रईस ने किया। कल सुबह की पहली ट्रेन में मैं भवरी और यशोदा वापस अपने गांव जा रहे थे। और मीरा, तू भी अपना सामान बांध ले। तो इस घर में इन घमंडी लोगों के बीच कभी खुश ना रह पावेगी। ये लोग तुम्हें पूरी जिंदगी इस बात का ताना मारेंगे कि तू एक गरीब घर से है। ये कहकर ताऊ जी तेज कदमों से डाइनिंग हॉल से बाहर निकल गई। यशोदा माँ और ताई जी भी रोकर उनके पीछे चली गई। डाइनिंग हॉल में अब सिर्फ अर्जुन, मीरा, नारायण और संतोष बचे थे। अर्जुन का दिमाग पूरी तरह ब्लॉक हो चुका था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया। ताऊ जी घर छोड़कर जाने की बात करने लगे। कल तक तो वो बहुत खुश थे। तभी अर्जुन ने मीरा की तरफ देखकर पूछा, मीरा, ये सब क्या था? ताऊ जी अचानक इतने गुस्से में क्यों आ गए? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। बड़ी माँ तो बस उन्हें खाने खाने का तरीका बता रही थी ना। आगे से मीरा ने अर्जुन की आंखों में देखा। उसकी आंखों में अब प्यार नहीं बल्कि एक अजीब सी निराशा और गुस्सा था। उसने गुस्से में अर्जुन की आंखों में देखकर पूछा, तुम्हें सच में कुछ समझ नहीं आया अर्जुन? तुम्हें सच में नहीं दिखा कि तुम्हारी इस बड़ी माँ ने मेरी माँ को कितनी बेरहमी से जलील किया? मीरा की आवाज कांप रही थी। उसकी यह बात सुनकर आगे से अर्जुन ने भौहें सिकोड़ कर कहा, जलील, मीरा तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। बड़ी माँ का मतलब वो नहीं था। वो तो बस हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए तुम्हें और माँ जी को तुम्हारे हमारे तौर तरीके सिखा रही थी। इसमें बेइज्जती वाली क्या बात है? और ताऊ जी, वो बेकार में अपनी राजपूती ईगो को बीच में ला रहे हैं। अर्जुन के मुंह से राजपूती ईगो शब्द सुनकर मीरा का दिल टूट गया। वहीं नारायण और संतोष ये सब देखकर मन ही मन जश्न मना रहे थे। अर्जुन उनके बिछाए हुए जाल में बिल्कुल सटीक फंस रहा था। तभी मीरा ने एक कदम पीछे हटकर अर्जुन से कहा, तुम मेरे ताऊजी के स्वाभिमान को ईगो कह रहे हो अर्जुन? बोलते बोलते उसकी आवाज ऊंची हो रही थी।
उसने अपनी बात को आगे बढ़ाकर कहा, तुम्हें क्या लगता है अर्जुन कि तुमने हमें कोई करोड़ों का महल में रहने की जगह दे दी? तुम हमें महंगे होटलों में खाना खिला रहे हो, तो तुमने हमें खरीद लिया? तुम हमें हमारे तौर तरीके भूलने पर मजबूर कर दोगे? उसकी यह बात सुनकर अर्जुन को भी अब गुस्सा आने लगा था। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, मीरा, अपनी जुबान को लगाम दो। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। मैंने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को वो खुशी दी जो हर सुख सुविधा दी, जो दुनिया में कोई और इंसान नहीं दे सकता है। मैंने तुम्हें गोवा के गुंडों से बचाया, मैंने तुम्हें मौत से बचाया। मैं प्यार और केयर में सब कर रहा हूँ, और तुम मुझे कह रही हो कि मैंने तुम्हें खरीद लिया है। वो दिन भर काम और दुश्मनों से लड़कर आता था। यहाँ घर में उसे ये सब सुनना पड़ रहा था। वहीं उसकी ये बात सुनकर मीरा की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने रो कर कहा, तुमने हमें सुख सुविधाएं दी है अर्जुन, लेकिन तुमने हमारी इज्जत ले ली है। तुम्हारे लिए सुरक्षा और पैसों का मतलब ही प्यार है, लेकिन तुम्हारे इस महल में मेरे परिवार का दम घुट रहा है। मेरी माँ को इस घर में नौकरानी से भी बदतर महसूस करवाया जा रहा है, और तुम अपनी इस रईसी में इतने अंधे हो चुके हो कि तुम्हें उनका दर्द दिखाई ही नहीं दे रहा। उसकी ये बात सुनकर अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, मैं रईसी में अंधा नहीं हूं मीरा। तुम लोग जानबूझकर चीजों को गलत मतलब निकाल रहे हो। मेरे बड़े पापा ने और माँ ने अपना काम घर छोड़कर मेरे पास आए हैं। वो हमें प्यार देना चाहते हैं, और तुम लोग उनकी छोटी छोटी बातों का इशू बना रहे हो। आगे से मीरा ने भी उसी तेज आवाज में जवाब देकर कहा, क्योंकि तुम्हें वो छोटी बात लगती है अर्जुन। क्योंकि तुम एक अरबपति हो, लेकिन हम गरीब लोग हैं। हमारे पास पैसों के अलावा सिर्फ एक चीज होती है, हमारा स्वाभिमान। और अगर तुम्हारे इस घर में हमारे स्वाभिमान की कोई जगह नहीं, तो ताऊ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारा यहाँ से जाना ही बेहतर है। ये कहकर मीरा पलटकर भागती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई। जोर से दरवाजा बंद कर लिया। अर्जुन वही डाइनिंग हॉल में खड़ा रह गया। उसकी मुठ्ठियां कस गई थी। वो गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से हाँफ रहा था। उसने पास रखी कुर्सी और पूरी ताकत से लात मारी, जिससे वो कुर्सी दूर जा गिरी। अर्जुन ने अपने बाल नोच कर कहा, डैम इट। इस भयंकर झगड़े के बाद नारायण और संतोष ने अपना खेल का दूसरा और जहरीला चरण शुरू किया। संतोष अपनी जगह से उठी और अर्जुन के कंधे पर बहुत ही प्यार और हमदर्दी से हाथ रख दिया। संतोष ने बहुत ही मीठी आवाज में कहा, शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा। तेरी कोई गलती नहीं अर्जुन। तूने तो अपनी तरफ से इन लोगों को भगवान की तरह रखा है। उसकी यह बात सुनकर अर्जुन ने एक बच्चे की तरह बेबसी से पूछा, फिर ये लोग मुझे क्यों नहीं समझ रहे बड़ी माँ? मैं सब कुछ तो कर रहा हूँ, मैं अपनी जान दांव पर लगा रहा हूँ इनके लिए, फिर भी मीरा मुझसे ऐसे बात कर रही है। तभी नारायण ने आगे आकर अर्जुन के दूसरे कंधे पर हाथ रखा। उसने एक बहुत ही अनुभवी और कड़वा सच बताने का नाटक करके कहा, अर्जुन बेटा, यही तो दुनिया की सच्चाई है, जो तूने सड़कों पर रहकर नहीं सीखी। ये जो गरीब और गांव के लोग होते हैं ना, ये कभी किसी के सगे नहीं होते। इनके अंदर अमीरों के लिए एक जन्मजात जलन होती है। उसकी ये बात सुनकर आगे से अर्जुन ने हैरानी से पूछा, जलन? ताऊ जी को मुझसे जलन होगी? तभी नारायण ने उसके दिमाग में जहर भर कर कहा, हाँ हाँ बिल्कुल होगी। तूने क्या सोचा, तो उन करोड़ों के महल में उसे रखेगा और तेरे गुलाम बन जाएंगे? नहीं। जब वो गरीब अचानक इतनी दौलत देखता है, तो उसका ईगो उसे अंदर से खाने लगता है। उस बूढ़े भैरव सिंह को यह बात हजम नहीं हो रही कि वो तेरे एक 22 साल के लड़के के टुकड़ों पर पल रहा है, इसलिए वो ये स्वाभिमान का नाटक कर रहा है। तभी संतोष ने अपनी बात को आगे जोड़कर कहा, और वो मीरा, वो भी आखिर उसी परिवार का खून है ना अर्जुन। तूने उसे आसमान पर बिठा दिया, उसे मुंबई की सबसे बड़ी हीरोइन बना रहा है। अब उसके पर निकल आए हैं। अब वो तुझे और तेरी दौलत को फॉर ग्रांटेड ले रही है। अगर तूने अभी इन लोगों पर सख्ती नहीं की अर्जुन, तो कल ये लोग तेरी इस दौलत का इस्तेमाल करके तुझे ही बर्बाद कर देंगे। तुझे अपने अग्निहोत्री वाले रुतबे को इनके सामने कायम रखना होगा। झुकना मत बेटा। उनके इस बात से अर्जुन के दिमाग में जो गलतफहमी का पर्दा डाला था, अब वो गहरा हो चुका था। अर्जुन को सचमुच लगने लगा कि वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। उसने तो कोई गलती नहीं की। उसने तो सब कुछ उसे दिया। अगर मीरा और ताऊ जी उसे समझ नहीं रहे, तो ये उनकी अनग्रेटफुलनेस है। इसलिए अर्जुन ने अपनी आंखों में कड़कपन लाकर कहा, आप सही कह रहे हैं बड़े पापा। मैंने उन्हें बहुत छूट दे दी है। मैं अब किसी के सामने नहीं झुकूंगा। इसके बाद संतोष और नारायण अर्जुन को वहां अकेला छोड़कर वहां से चले गए। अर्जुन अब अपनी बातों पर सोच रहा था। तभी सोचते सोचते उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान आ गई। इधर जब अर्जुन अकेले खड़े मुस्कुरा रहा था, तभी उधर मीरा अपने कमरे में बिस्तर पर औंधे मुंह फूट फूट कर रो रही थी। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला और संतोष अंदर आई। दरवाजा
संतोष ने बंद की और आकर मीरा के पास बैठ गई। उसने बहुत ही प्यार से मीरा के सिर पर हाथ फेरा। संतोष ने घड़ियाली आंसू बहाकर कहा, रो मत मेरी बच्ची, रो मत। तभी आगे से मीरा ने संतोष के गले लगकर कहा, बड़ी माँ, अर्जुन को क्या हो गया है? पहले तो वो ऐसा नहीं था। वो मेरे परिवार की इज्जत करता था। आज वो ताऊजी के लिए ऐसे शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकता है? मीरा ये नहीं जानती थी कि नागिन के वो गले लग रही है। वहीं उसकी बात सुनकर संतोष ने एक बहुत ही दुखी सी सांस ली और मीरा के कानों में वो आखिरी जहर घोल दिया जो उनके रिश्तों को पूरी तरह तोड़ने वाला था। संतोष ने उसके कान में फुसफुसा कर कहा, बेटा मीरा, मुझे तुझे बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अर्जुन के सिर पर अब अग्निहोत्री एम्पायर की दौलत, पावर का नशा चढ़ गया है। जब से वो इस इलाका मालिक बना है, वो खुद को भगवान समझने लगा है। उसकी ये बात सुनकर आगे से मीरा ने सिर हिलाकर कहा, नहीं अर्जुन, ऐसा नहीं है माँ। तभी संतोष ने उसको भड़काने की कोशिश करके कहा, तू बहुत भोली है बेटा। तूने सुना नहीं वो डाइनिंग टेबल पर क्या कह रहा था? उसने कहा कि उसने तुम लोगों को खरीद लिया है। उसे लगता है कि तुम्हें सुख सुविधाएं दे रहा है, तो तुम लोग उसके गुलाम बन गए। और बेटा, एक औरत किसी की गुलाम बनकर कभी खुश नहीं रह सकती। अगर तेरी माँ और ताऊजी इस घर में घुट रहे हैं, तो एक बेटी होने के नाते तेरा फर्ज बनता है कि तो उसका साथ दे, वरना यह अर्जुन कल को तेरी माँ को अपने घर की नौकरानी बनाकर रख देगा। उसकी यह बात सुनकर मीरा का शरीर सुन पड़ गया। उसके मन में उसने सोचा, क्या अर्जुन सच में इतना बदल गया? क्या उसे अपने पैसों का इतना घमंड हो गया कि वो मेरे परिवार को कीड़े मकोड़े समझने लगा? मीरा के मन में अर्जुन की वो रक्षक वाली छवि टूटने लगी। उसकी जगह एक घमंडी अरबपति की छवि बनने लगी। अगली सुबह विला नंबर 360 में कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। ताऊ जी ने अपने सारा सामान बांध लिया था। उन्होंने अपना वो पुराना राजस्थानी साफा पहना और अपनी लाठी लेकर हॉल में आ गए। उनके पीछे पीछे यशोदा माँ और ताया जी भी अपना पुराना सा बैग लेकर खड़ी थी। उनकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। मीरा भी उनके साथ आकर खड़ी हो गई। उनके कंधे पर एक बैग था। अर्जुन, जो अपने टैक्टिकल जैकेट पहनकर कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहा था, उसने सब नजारा देखा तो उसके कदम सीढ़ियों पर रुक गए। अर्जुन ने बहुत ही ठंडी और ऑथोरेटिव आवाज में पूछा, ये सब क्या है? आप लोग एक बैग लेकर जा कहाँ रहे हैं? आगे से ताऊ जी ने अपनी लाठी को जमीन पर रखकर बोलती सख्त आवाज में कहा, हम अपने गांव जा रहे हैं अर्जुन, जहाँ के हम रहने वाले हैं। ये महल हमें रास ना आया। उनकी ये बात सुनकर आगे से अर्जुन ने अपने अग्निहोत्री वाली ईगो को आगे रखकर कहा, ताऊ जी, ये कोई धर्मशाला नहीं है। जब मन किया आ गए, जब मन किया चले गए। मैंने कहा ना, आप लोग कहीं नहीं जा सकते, आप लोग यहीं रहेंगे। लेकिन तभी मीरा ने अचानक आकर आकर अर्जुन की आंखों में देख कर चिल्लाकर कहा, हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं अर्जुन। हम आजाद हैं और हमें जहां इज्जत मिलेगी हम वहां एक पल रहेंगे, और जहां नहीं मिलेगी वहां नहीं रुकेंगे। मैं अपने परिवार के साथ वापस जा रही हूँ। उसकी ये बात सुनकर अर्जुन का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वो तेज कदमों से सीढ़ियां नीचे उतर कर आया और मीरा के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मीरा, तुम अपनी हदों को पार कर रही हो। आगे से मीरा ने भी बिना डर के जवाब देकर कहा, हदें तो तुमने पार की है अर्जुन। तुमने हमारे स्वाभिमान को कुचला है, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे अपने पैसों से डरा लोगे, तो तुम गलत हो। मैं जा रही हूँ। ये कहकर मीरा पलटी और उसने अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहा, चलिए माँ। इससे पहले कि वो लोग दरवाजे की तरफ बढ़ पाते, अर्जुन ने अपनी मुट्ठी भींची। उसका अहंकार और उसका वो माफिया वाला रूप जो उसने नासिक में दिखाया था, वो अब अपने ही परिवार के सामने आ गया। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, जगदीश जी। अर्जुन की ऐसी खौफनाक दहाड़ मारी कि विला के सारे कांच के शीशे कांप उठे। उसकी आवाज सुनते ही जगदीश और 10 भारी भरकम शैडो गार्ड्स तुरंत हॉल में हाजिर हो गए। उन्होंने झुककर कहा, जी सर। तभी अर्जुन ने मीरा और ताऊजी की तरफ उंगली तान कर एक ऐसा ऑर्डर दिया जिसने मीरा के दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, इस विला के सारे दरवाजे लॉक कर दो। आज के बाद मेरी इजाजत के बिना न तो कोई इस विला के अंदर आएगा और न ही कोई इंसान इस विला के बाहर कदम रखेगा। अगर किसी ने बाहर जाने की कोशिश की तो उसकी टांगे तोड़ देना। उसका यह फरमान सुनकर ताऊजी, ताई जी, यशोदा माँ मीरा के पैरों तले की जमीन खिसक गई। मीरा चीख पड़ी। उसने चिल्लाकर कहा, अर्जुन, तुम ये क्या कह रहे हो? तुमने हमें बंदी बनाने की कोशिश की है। तभी अर्जुन ने बहुत ही ठंडे और खौफनाक स्वर में कहा, तुम्हें जो समझना है समझो मीरा। मैंने कसम खाई थी कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, और इस शहर में तुम्हारे लिए सबसे सेफ जगह यही विला है। इसलिए तुम लोग कहीं नहीं जा रहे। ये कहकर
अर्जुन वहां से मुड़ा और विला के मेन दरवाजे के बाहर निकल गया। गार्ड ने तुरंत विला के भारी लोहे के दरवाजे बंद कर दिए। विला नंबर 360, जो कल तक मीरा और उसके परिवार के लिए सपनों का महल था, आज अर्जुन की गलतफहमी और संतोष नारायण की साजिश की वजह से एक खौफनाक जेल में बदल चुका था। मीरा वही फर्श पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। ताऊ जी अपनी लाठी के सहारे बेबस खड़े थे। ऊपर सीढ़ियों पर खड़े संतोष और नारायण एक दूसरे को देखकर एक शैतानी हंसी हंस रहे थे। उनका ट्रोजन हॉर्स वाला खेल पूरी तरह से कामयाब हो चुका था। अर्जुन ने खुद अपने हाथ से अपनी दुनिया में आग लगा दी। अब क्या होगा आगे की कहानी में, जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी द साइलेंट मिलेनियर के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर से जरूर करें।